मैं हिंदी में बोलूँगी और बीच में बहुत सारी इंग्लिश बोलूँगी। उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। आप सबको नारीवादी सलाम। महाराष्ट्र के लेवल पर इतना बड़ा एक पूरे साल 1.5 साल के बाद एक 2 दिन का सोच विचार संगठित रूप से करना सब मुद्दों पर, ये उम्मीद है आज के दौर की। हम सब अलग अलग तरीके से हताश होते हैं। अभी जब मैं तीस्ता से मिली तो तीस्ता ने पूछा क्या हाल है। मैंने कहा रोज़ अपना सर दीवार पे मारते रहो तो जो हाल होता है वो है आजकल। क्योंकि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वो एक मालूम है आपको क्या होने वाला है वहाँ पर। मगर आज भी सोचना, मिलकर सोचना, संगठित रूप से आगे के प्लानिंग करना, वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का फॉर्म है। क्योंकि मेरा मानना है कि पिछले दशक में जो हो रहा है वो केवल जो आसपास हो रहा है, जिसकी चर्चा भी हुई है और पहले भी हुई होगी अलग अलग चर्चाओं में, वो हमारे दिमाग और मन के साथ भी परेशान करने का एक तरीका रहता है। तो उसको रेजिस्ट करना भी रेजिस्टेंस का एक रूप रहता है। मैं बहुत सी बातें जिनके बारे में मैं हवाला दूंगी, उनमें से बहुत सी बातें तीस्ता ने बोली हैं। उनको कहीं पर उनकी तार जो दुनिया में हो रहा है उसके साथ हम कहाँ हैं, वो दोनों की बात मैं रखूंगी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुई थी। अगर हम पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल बात करें, 84 में जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी अंडरग्रेड में, मेरी जनरेशन के लिए 84 एक बहुत अहम साल है। उसने हमारी सोच, हमारी समझ, हम किस तरह राज्य को समझते हैं, समाज को समझते हैं, उसको बहुत हद तक शेप किया। 84 में दिल्ली में सिखों पर नरसंहार हुआ, अटैक हुआ, मैसेकर हुआ। 3 दिन के अंदर 2733 सिखों को मार दिया गया। क्या हमारा समाज सांप्रदायिक है, जातीय है? क्या हम जब समाज की बात करते हैं, हम भी उसका हिस्सा है, हमारे परिवार भी उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ये बातें हमें अपने आप, अपने परिवारों में टटोलनी पड़ेंगी। ये देश एक बहुत बड़े मैस क्राइम, टारगेटेड क्राइम में पैदा हुआ था। मेरे दोनों तरफ के नाना नानी, दादा दादी, दोनों पेरेंट्स पाकिस्तान से रेफ्यूजी बन के आए। कोई अमृतसर में सेटल हुआ और कोई दिल्ली में। तो वो हिंसा की जो बातें सुनी थी वो 84 में देखी। और फिर 84 में भोपाल में एक जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, मगर असल में एक डिजास्टर था, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर टिल डेट इन द वर्ल्ड, जहां पर पूंजी का हाथ साफ दिखता है और बाहर से आई हुई पूंजी का हाथ दिखता है। उन दोनों में अगर एक आपको तार नजर आती है तो वो कि जो उससे पीड़ित थे उनको राहत बहुत कम मिली या बहुत देर बाद मिली, और जो जिम्मेदार थे वो बहुत हद तक, भोपाल में तो पूरी हद तक, 84 में भी बहुत हद तक बच गए। तो जो इम्प्यूनिटी है वो इस देश के
नेल्ली वगैरह सबका जिक्र तीस्ता कर चुकी हैं, वो इम्प्यूनिटी हम बार बार देखते हैं। मगर इन सब के होते हुए हमने एक बात और समझी, चाहे वो ये पूरे जो सांप्रदायिक हिंसाएं हैं, आज की तारीख में वो हिंसा को हम समझते हैं। हमें मालूम है कि वो रायट नहीं होता है। रायट में दो समुदाय आपस में किसी मुद्दे पर या ना मुद्दे पर या भड़काए जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। जिसने भी व्याख्या की है, सोचा है, पढ़ा है, लिखा है, करीब से देखा है, चाहे वो कोई भी मैसेकर हो, पोग्राम हो, 2002 हो, 1992 हो, ये दो समुदाय आपस में सिर्फ नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, वो मुझे लगता है हमारे अंदर है, और केवल स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है वो, मगर वो उसमें स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। स्टेट का हाथ अलग अलग तरीके से है। सांप्रदायिक हिंसा कराना उसका बहुत डिविडेंड मिलता है, इलेक्टोरल डिविडेंड मिलता है, बहुत फायदा होता है। 84 के बाद 85 में जब कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में आई, तो जितनी सीटें उनको मिली वो उतनी सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली। डेमोक्रेसी का क्या रिश्ता है सांप्रदायिकता से? क्या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सांप्रदायिकता को पनपने देती है? मैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को फेंकने की बात नहीं कर रही, मगर उसको समझने की बात कर रही हूं। जो मैंने 84 के, मैंने जैसे आपको कहा मैं पढ़ती थी कॉलेज में, मगर देखा अपनी आँखों से कि कैसे लोग जिनको आप जानते हो उसमें क्या 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 होता है, स्टेट डिसअपियर हो जाता है। रेगुलर मिडिल क्लास पर्सन की तरह मैं भी फ़ोन पे 100 नंबर घुमा रही थी, ऑफ कोर्स कोई नहीं आया। जब मैंने, क्योंकि मेरा कानून से लेना देना है, मैंने उनके बहुत साल बाद उन जजमेंट्स को जब पढ़ा, समझने की कोशिश की। तीस्ता को शायद याद होगा, जनवरी 2002 में दिल्ली में जो मैंने रिसर्च स्टडी किया था, उस पर हमने एक मीटिंग सेमिनार कर रहे थे हम, और फरवरी 2002 में क्या होने वाला है उसका वो आप सब जानते हैं। और उसको जब समझा तो देखा कि कानून इसमें बिल्कुल मदद नहीं करेगा, क्योंकि कानून बना हुआ है पुराने ढांचे का, कॉलोनियल ढांचे का। आजकल बहुत बात होती है कि डीकॉलोनाइज हो गया सब कुछ, हम मकौले के बच्चे नहीं हैं, पता नहीं कौन है, पर और नए 3 कानून आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता वगैरह वगैरह। सही बात है कि इंडियन पीनल कोड में सबसे छोटा चैप्टर है राज्य के द्वारा की गई हिंसा, राज्य के द्वारा किए गए जुर्म, ये सबसे छोटा चैप्टर था इंडियन पीनल कोड में। मगर भारतीय न्याय संहिता ने क्या बदला? भारतीय न्याय संहिता ने भी उन्हीं बातों को रखा, और जो स्टेट और उसके लोग हैं, नुमाइंदे हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, बाकी जितने भी पब्लिक मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट हो, उन सब की जो पावर है उसको नहीं हिलाया। डीकॉलोनाइज करने का मतलब होता है कि सिटीजन जो संविधान के हार्ट में बैठा हुआ है, कि उसके बीच में है, उसके हक बढ़े, ना कि स्टेट के। मगर वो नहीं बदले गए। ये नए जो कानून 2013 में आए हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो सेडिशन का क्राइम है उसको और भी बढ़ा चढ़ा के अब आप नेशनल इंटेग्रिटी, इस वक्त हम जो बातें कर रहे हैं, कोई चाहे तो बोल सकता है कि ये देश में खलबली बचाएगा, क्योंकि आप चिंताएं प्रकट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है। तो वो जो कानून है, वो ढांचा जो है, वो न्याय नहीं देगा, वो बना ही नहीं है न्याय देने के लिए। एक कोशिश की गई, उसमें तीस्ता भी थी और भी कई लोग थे,
कि कानून ऐसा बने, विशेषकर 2002 में जो मुसलमानों पर गुजरात में पोग्राम हुआ उसके बाद, कि कुछ बदलाव आए, वो भी कहीं पर सिरे नहीं चढ़ा। इसमें कई बातों पर तीस्ता ने जिक्र किया। मुझे लगता है सत्ता को समझना और स्टेट की सत्ता को समझना पार्टियों से अलग करके भी ज़रूरी है और पार्टी के साथ भी ज़रूरी है, क्योंकि कईयों के लिए ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, कईयों के लिए ये प्रैग्मेटिक है। तो वो प्रोग्रामेटिक और प्रैग्मेटिक का अंतर ध्यान में रखते हुए मगर सत्ता को समझना और राज्य की सत्ता को समझना ज़रूरी है। और राज्य की सत्ता में कोई भी नहीं देगा छूट कि आप मेरे से जवाबदेही लें, कोई भी पार्टी नहीं देती। और ये एविडेंस बेस्ड है, ये रेटोरिक नहीं है। जब हम बात करते हैं अलग अलग तरीकों से, कई उदाहरण दिए तीस्ता ने, चाहे वो एंटी कन्वर्जन लॉ हो जिसको लव जिहाद बोला जा रहा है, एक और चीज़ जो अभी उत्तराखंड में शुरू हुई है, सब जगह आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऊपर नारीवादी आंदोलन में बहुत चर्चा रही है, महिला आंदोलन में बहुत चर्चा रही है, और समय समय पर हमारी अपनी सोच इस पर बदलती है। मज़े की बात यह है कि चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को उठाएं और चाहे आप जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहते हैं, मगर असल में धर्मांतरण के खिलाफ है कानून। अब शायद 11 राजस्थान ने भी अब पारित किया जहां पे भाजपा की सरकार आ जाती है। तो उसमें उसके बिंदु में कौन है और उसकी चर्चा में कौन है? औरतें। ये सब कुछ औरतों के लिए किया जा रहा है। ये सारी चिंताएं समाज में, सरकार में हमारे लिए है, हमें बचाना, हमारी देखभाल करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप पढ़िए, वो बार बार कहते हैं औरत को, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अच्छा ऑर्डर आया, उसमें स्टेट के वकील क्या बहस कर रहे थे, कोई आदमी अब लिव इन में औरत को छोड़ के चला जाएगा, बच्चे का क्या होगा, औरत का क्या होगा, वो औरत समझ लेगी। वैसे भी सरकार क्या करती है अगर कोई आदमी छोड़ के चला जाता है? आप डीवी का केस डाल लीजिए, आप थाने के चक्कर करा लीजिए। ये जो चिंताएं हर वक्त, औरत का क्या होगा, औरत का आदमी उसके साथ कुछ बदसलूकी कर देगा, ये कानून के अंदर घुसा के बैठे हुए हैं और ये समाज की सोच में घुसा हुआ है, और ये पितृसत्ता है। और वो पितृसत्ता आज माइनॉरिटीज पे टारगेट कर रही है, उनके धर्मों को टारगेट कर रही है, उनके तरीकों को टारगेट करती है और सबके बीच में अनबन करती है। और उसके बारे में हम लोगों को बहुत चिंता करनी होगी, क्योंकि ये हमारे नाम में बार बार होता है। जो देश में हो रहा है, जो पड़ोस के देश में हो रहा है, बांग्लादेश एक जेनोसाइड से पैदा हुआ था, वहां पर भी बहुत लोगों को मारा गया था। आज भी बांग्लादेश में कुछ दिनों से हिंसा चल रही है। लिंचिंग की बात हुई, मैंने लिंचिंग का एक मुकदमा किया, तीस्ता ने जिक्र किया ट्रायल कोर्ट्स का। हापुड़ शहर में 2 मुसलमानों पर उनके बगल के गांव वाले जो उनको जानते हैं, उन्होंने अटैक किया, एक मर गया, एक बच गया। जो बच गया वो 65 साल का किसान था, 65 या थोड़ा उससे ज़्यादा उम्र होगी, वो भी अपनी उम्र ठीक से नहीं जानते थे, पर लगते काफ़ी बूढ़े हैं। उनका मेडिकल अगर आप देखेंगे, और ये एग्जैजरेशन नहीं है, सर से लेके पैर के तलवे तक कोई जगह नहीं थी जहां चोट नहीं थी, जहां की हड्डियां नहीं टूटी थी, और वो आदमी बचा। जो दूसरा उससे कम उम्र का था वो मर गया।
जब मैंने उनसे पूछा आप क्या करना चाहते हो, आप केस करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अगर जिंदा हूं तो कोई कारण होगा इसमें, तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा। हम कोर्ट गए। इस देश में सिस्टम नहीं साथ देता है। कोई सिस्टम नहीं चल रहा है जिसमें आपको कुछ उम्मीद दिखे। वो अकेले लोग हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के केस कर रहे हैं। हम कोर्ट गए। दिल्ली से हापुड़ जाना पड़ता है क्योंकि लोकल बार के वकील नहीं खड़े होंगे, और जो मुसलमान वकील हैं वो अपनी जान, उनको बहुत मुश्किल होगी। लगे 5-6 साल, हो गई कन्विक्शन। मगर ये काम राज्य का है, हमारा नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। आप कितने करेंगे? तो जो पूरा सिस्टम है उसको समझ में आ चुका है। और ये कोई सत्ता की बात भी नहीं है जरूरी। आपका लीगल एड सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर चलता है। दिखा दीजिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो खड़े होकर कुछ कर देंगे ऐसे केसेस में। तो आपके सिस्टम की जो खामियां हैं, जो 75 साल से सड़ रहा था, वो आज इस मोड़ पे, जो दौर का जिक्र किया तीस्ता ने, जहां पर एक तरफ मजॉरिटेरियनिज्म है, कौमवाद है, एंटी पुअर है, कैपिटलिज्म का एक नया रूप है, उसमें जो स्थिति पैदा हो रही है आज, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। और उसमें जैसे इन्होंने जिक्र किया, और हम लोग कई बार कहते हैं कि बिल्किस बानो का केस, एक केस, कितने एक्टिविस्ट लगे। बहुत अच्छी बात है कि उनको सजा मिली, मगर हकीकत क्या है कि और किसी को नहीं मिल पाई। इस मामले में गुजरात में बहुत से केसेस हैं। तो हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सिस्टम कहाँ है? हमारे देश में प्रेजुडिस और बायस, चाहे वो कौमवाद के नाम पे हो, सांप्रदायिक हो, जातीय हो, महिला के खिलाफ हो, वो एक इंस्टीट्यूशनल बायस के रूप में है। ये नहीं कि एक इकलौता जज अच्छा नहीं है, वो पुलिस वाला अच्छा नहीं है। वो कहानी खत्म हो चुकी है। आज आप एक इंस्टीट्यूशनल बायस से जूझ रहे हैं। जब इंग्लैंड में एक ब्लैक पर्सन को मारा गया था और पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस ने नहीं मारा था, तो एक मैकफर्सन कमेटी बैठाई गई और उन्होंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंदर इंस्टीट्यूशनल बायस है। आज की तारीख में इस देश में रिसर्च हो चुकी है, स्टडीज हो चुकी हैं। कॉमन कॉज नाम की एक संस्था है, उन्होंने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं इस पर, जिसमें पूरे सर्वे किए गए हैं और वो एंटी मुस्लिम बायस को चिन्हित कर रहा है। मैं ये बातें आपके सामने क्यों रख रही हूं? लिंचिंग करना, उसको जो आपके अगले गांव में रहता है, जिसको आप कई पीढ़ियों से जानते हो, मुजफ्फरनगर 2013, जिस औरत को मैंने रिप्रेजेंट किया और फिर वो केस को 10 साल लगे, गैंगरेप जिसका हुआ सांप्रदायिक हिंसा में, जिन्होंने उसका गैंगरेप किया, उसके पति टेलर हैं, वो उसके घर पजामा वगैरह सिलवाने आते थे, उसी के गांव के, वो सबके नाम जानती है, उसने बोले नाम, उनकी सजा हुई, 10 साल लगे। क्योंकि नारी आंदोलन ने जब 2013 में संशोधन मांगा था कानून में, तो अनुभव जो था महिला आंदोलन में वो ये था कि कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस में महिला के शरीर को टारगेट किया जाता है, उसको कानून में डाला गया। वो पहला केस था जहां वहां पर उसमें सजा हुई, मगर जिन्होंने किया वो उनको जानती थी। किस दौर में हम वो बन जाते हैं कि आप जिसकी पहचान है, जिसको जानते हो, आप जान से मार सकते हो, आप बलात्कार कर सकते हो, वो डिह्यूमनाइज हुए बिना आप कर ही नहीं सकते।
या आपके अंदर इतनी घृणा, नफरत, कोई और भी शब्द होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि आप दूसरे इंसान को ये कर सकते हो। जेनोसाइड जो अंग्रेजी का शब्द है, जिसकी हिंदी शायद नरसंहार है, जनसंहार, जनसंहार, उस शब्द का आविष्कार 1944-45 में हुआ था। हमारी भाषा में जनसंहार या जेनोसाइड का शब्द ही नहीं था, मगर जब नाज़ी जर्मनी के चलते मिलियंस को मारा गया, तब लेम्किन नाम के लॉ पर्सन ने इस शब्द का आविष्कार किया, उस समय की जो हिंसा हो रही थी उसको व्याख्यात करने के लिए। इस साल नवंबर में मैं पोलैंड गई और वहाँ से मैं ऑशविट्स और बिर्केनाउ गई। ऑशविट्स और बिर्केनाउ दो ऐसे कंसंट्रेशन कैंप हैं नाज़ी टाइम के, जहाँ पर 1.1 मिलियन लोगों को मारा गया था। उनमें से ज़्यादातर यहूदी थे, मगर रोमा और सिंती भी थे, कुछ पोलिश लोग भी थे, समलैंगिक लोग भी थे। 1.1 मिलियन लोगों को मार दिया गया क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वो थी। वो जगह पर आप जाएं, जो महसूस होता है उसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका दिमाग ग्रैपल करता है कि ये क्या है। और गाड़ियों से लोगों को, रेलगाड़ियों से लोगों को लाया गया था। कहा जाता है कि उस टाइम पे बाकी यूरोप को समझ नहीं आ रहा था कि सच में यहां लोगों को मार दिया जा रहा है। आज तो हम कह ही नहीं सकते कि हमें पता नहीं। जो गजा में हो रहा है वो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उस पे बोल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पे बोल रहा है, बहुत से लोग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, सब देख रहे हैं। और जो इसके जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो फिर कह रहे हैं ये जनसंहार है। ये जनसंहार सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा, ये कलेक्टिव क्राइम है। इसमें बहुत से देश और बहुत से लोग, देश खासकर, शामिल हैं। अकेले आज की तारीख में, आज के दौर में एक देश नहीं कर सकता। वो जो सप्लाई कर रहे हैं, वो जो डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मिलिट्रली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इसमें इन्वेस्ट करती है बहुत हद तक। MIT जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहाँ पे शोध होती है उनके ड्रोन प्रोग्राम्स की, जिससे फिर वो ड्रोन स्वॉर्म से मारते हैं फिलिस्तीनियों को। वो जो जेनोसाइड है और हमारे देश में जो हो रहा है, इनका क्या कोई आपस में तार जुड़ता है? और जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, हाल ही में साउथ अमेरिका के 2 देश जहाँ पे बहुत से मिलिट्री रूलर्स थे, लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करके सालों साल बहुत वायोलेशन सहकर फिर सरकारें बदली थी। अर्जेंटीना और चिली, दोनों में आज राइट विंग रूलर्स हैं। पूरे यूरोप में, बारिंग 1 और 2 स्मॉलर कंट्रीज, एक जिसको हमारे यहाँ घुसपैठिया कहा जाता है, एक एंटी इमिग्रेशन बात की जा रही है। तो जो आपको सुनाई दे रहा है दुनिया में, उसी का एको आज देश में है। जब साउथ अफ्रीका में अंग्रेज लोग
ब्लैक पॉपुलेशन के ऊपर अट्रॉसिटीज करते थे तो दुनिया भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, सैंक्शंस हुई, क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, ये सब बातें हुई। आज कौन रोकेगा? कौन सैंक्शन करेगा? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो दे रहे हैं। वो दौर जिसमें कुछ नैतिकता थी, जिसमें कोई असूल थे जिस पर हम खड़े थे, वो नहीं है। मैं यूक्रेन के यूएन कमीशन पे काम करती हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाऊंगी, मगर आप रशिया जो कर रहा है वहाँ पर बहुत गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। टॉर्चर भी हो रहा है और सेक्सुअल वायलेंस इतना हो रहा है डिटेंशन में, पुरुष और महिलाओं दोनों पर, रशियन जेल्स में, रशियन डिटेंशन सेंटर्स में। और क्योंकि वो वहाँ की प्रैक्टिस है, वो खास उनको कुछ सीखना नहीं पड़ा, वहाँ पे पहले भी हो रहा था, वो दिखता है सिस्टम कैसा है। इंडिया के ऊपर टैरिफ लग रहा है क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं। जो इजराइल कर रहा है उसके ऊपर तो कोई सैंक्शन नहीं हो रहा। जो दोगलापन आप देख रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल लॉ का सिस्टम खत्म हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ ने कभी बहुत कुछ डिलीवर नहीं किया, लॉ कभी भी नहीं डिलीवर करता। लॉ इज द बिगेस्ट मिथ, द सूनर वी बस्ट इट द बेटर ऑफ वी आर। उसमें इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत ऐसे ही झुनझुना बजाता रहेगा, हमें कभी कभी देगा, ज्यादातर नहीं देगा, पता होना चाहिए। मगर इंटरनेशनल लॉ की एक जरूरत है क्योंकि वो एक नैतिक स्टैंडर्ड दिखाता है। आप संयुक्त राष्ट्र को माने या ना माने, दैट इज नॉट रेलेवेंट। अगर आपका कोई नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो टॉर्चर गलत है या जनसंहार गलत है, इसका हम कैसे फैसला करेंगे? क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल लीडर्स पे छोड़ेंगे आज की दौर में तो उनकी सोच अलग भी हो सकती है। अमेरिका ने जब इराक पे अटैक किया था तो उन्होंने कहा था टॉर्चर, ये सब टॉर्चर ही नहीं है। तो वो देश नहीं सेट करने वाले कोई नया नॉर्म। मगर आज जो हो रहा है उसमें इंटरनेशनल लॉ जो एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है उस पर बहुत खतरा है। अभी हाल ही इस देश में पुतिन का स्वागत हुआ, उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। वो एक वॉर क्रिमिनल है। एक वॉर क्रिमिनल को हमने स्वागत किया है। ये हमारे देश के बारे में क्या दर्शाता है? इन सब चीजों का एक एको हो रहा है। और अगर हमें लगता है कि हम जो बातें हैं हम दूसरे देशों को बोलेंगे, वो कहेंगे अरे ये आदमी बहुत गलत कर रहा है, ये कैसे ऐसे कर सकते हैं लोगों के साथ। आज सबके वहां एक दूसरे को शाबाशी दी जाएगी। आखिरी बात जो मैं रखना चाहती हूं, ये जो जेनोसाइडल वायलेंस है, ये हर देश में अलग जो कुछ समुदाय हैं उनको टारगेट करा जाएगा। हमारे देश में मुसलमान हैं, दलित हैं, मगर सबसे बड़ा प्रहार क्रॉस कटिंग जो होगा वो गरीब और श्रमिक वर्ग पर है। ये समय है गरीब और श्रमिक वर्ग पर जेनोसाइडल वायलेंस का, और हमें उसको उस तरह समझना जरूरी है। और केवल समुदाय में सोचना हम गलती कर लेंगे। SIR के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं बिहार में का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, उसमें मैं पेश हो रही थी 2 एक्टिविस्ट के लिए। जैसे पहले भी कहा गया, जो आंकड़े निकले हैं उसमें गरीब सबसे ज्यादा निकल रहा है, औरतें सबसे ज्यादा निकल रही हैं। वो NRC में भी दिखा था। और बार बार ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने अभी बोला
मनरेगा पर जो अंत किया गया, ये एक डेथ सेंटेंस है श्रमिक वर्ग के लिए, गरीब के लिए। तो ये जेनोसाइडल वायलेंस को हमें अपने इस दौर में अलग तरीके से समझना होगा, और जो स्टेट का कैप्चर हो चुका है, संविधान का कैप्चर हो चुका है, उसको रेजरेक्ट करने के लिए तीस्ता ने तो कहा मैं एंटी कांग्रेस नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहूंगी मैं प्रो कांग्रेस नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मैं एक सिटीजन हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी की तरफ हूं। वोट इंसान डालता है, एक प्रैग्मेटिक एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, और उससे ज्यादा उसको हमें समझना भी नहीं चाहिए। तो इस दौर में ये जो आपका आज 2 दिन का चल रहा है चर्चा सम्मेलन, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग सोच, अलग अलग ग्रुप्स आए हैं, रास्ता यहीं से निकलना होगा और एक दूसरे से बात। मुझे तो लगता है जो हम आज का दौर देख रहे हैं उसमें इंटरसेक्शनैलिटी शायद कम पड़ जाता है, वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस तरह के अलायंसेस बनाने होंगे। और मेरी आखिरी बात सिर्फ ये कहूंगी कि नारीवादी आंदोलन, महिला आंदोलन, विमेन्स ग्रुप्स ने अपने आप को बहुत संकुचित करते जा रहे हैं। हम अभी, आपका एक पुलिस के ऊपर भी सेशन था, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमें क्यों लगता है कि वो पुलिस महिला से अच्छी तरह बात करेगी, जो पुलिस टॉर्चर भी करेगी किसी को, जो पुलिस शूट भी करेगी किसी को, वो हमारे से क्यों अच्छी तरह बात करेगी। मैंने भी पुलिस की ट्रेनिंग्स करी, अब नहीं करती, समझ में आ गई बात कि नहीं होगा। तो हमें अपने दायरे को खोलना पड़ेगा, और आप लोगों के इस सम्मेलन को बहुत मुबारक, और हम सबको उम्मीद देने के लिए शुक्रिया।